आर्टिस्ट बनना है, प्रोफेशनली ग्रो करना है तो ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आप कोई भी कलर करो, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, एक्रेलिक, दुनिया के सारे कलर मीडियम इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी ड्राइंग स्किल्स कितनी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, पेंट मिक्स करता हूं तो वहां पे मेरा मिस्टेक होता है, मेरा पेंट इंप्रूव नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम वो एक्चुअल में नहीं है, गलती ड्राइंग में हो रही है। ओके, अगर आपकी ड्राइंग सही है तो कलरिंग सही होगी, अगर आपकी ड्राइंग सही है तो आप डिटेल्स करना चाहो तो सही होगा। अगर आप ड्राइंग सही कर रहे हो तो आप हाइपररियलिज्म, फोटोरियलिज्म या कर रहे हो, आगे चल के कोई दूसरे स्पेसिफिक स्टाइल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो, सब कुछ ड्राइंग पे डिपेंड करता है। इसीलिए ड्राइंग सबसे कोर स्किल माना जाता है आर्ट की दुनिया में। आज इस वीडियो में हम ड्राइंग के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बट एक जो मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं वो ये कि यूट्यूब पे जाके ये सर्च करना कि हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ फिगर ड्राइंग, हाउ टू ड्रॉ बर्ड्स। जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो, टॉपिक वैसे बनाए जाते हैं, हम मेरे चैनल पे भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लोग वैसा सर्च कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी है कि अगर आप ड्रॉ करना जानते हो तो आप सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। अब ना इस एग्जांपल को समझना, इससे पहले कि हम डेमो शुरू करें, थोड़ा सा इन चीजों को क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आप रैंडमली सिर्फ ट्यूटोरियल देख रहे हो बिना सोचे समझे तो कोई फायदा नहीं है। एक बच्चा है, वो अभी चलना नहीं जानता है, पैदा हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, अभी वो चलना सीखा नहीं है और ना उसको बोलना आ गया है। उसने देखा कि एक लड़का चप्पल पहन के रेगिस्तान में चल रहा है, मम्मी मम्मी मुझे ना चप्पल पहन के बालू में चलना सीखना है। सब बोल रहे हैं क्या बोल रही है, पहले खड़ा होना तो सीख। फिर उसने देखा कि एक पर्सन जूते पहन के घास पे चल रहा है, मम्मी मम्मी मुझे ना जूते पहन के घास में चलना सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू वॉक ऑन द ग्रास। अरे मुझे ना बूट पहन के सीमेंटेड रोड में चलना सीखना है। तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो सोच रहे हैं क्या बोल रही है, तो उसके पेरेंट्स समझा रहे बेटा खड़े होना सिखाते हैं, पहले चलना सिखाते हैं, चलना आ जाएगा तो ये सब अलग अलग सीखना नहीं पड़ता कि घास पे अलग से चलना सीखूं, मिट्टी पे अलग से चलना सीखूं, चप्पल पहन के सीखूं या जूते पहन के सीखूं। चलना आ गया तो वो सब अपने आप होगा। वैसे ही जो ये थॉट है कि हम ड्राइंग सीखेंगे तो ड्राइंग के कितने टाइप्स होते हैं, ये वाली ड्राइंग या वो वाली ड्राइंग, या मैं तो फिगर ड्राइंग करता हूं, मैं तो एनिमे ड्राइंग करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता। तो ड्राइंग का मतलब है ड्रॉ कर पाना, और इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए हमने ये पूरा लेसन यहाँ पे आपके लिए बनाया है। आज इस लेसन के अंदर मैं स्टिल लाइफ बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि कोई सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा एग्जांपल के लिए, मैं अब स्टिल लाइफ की जगह पोर्ट्रेट ले सकता था, फिगर ड्राइंग ले सकता था, कोई एक सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा एग्जांपल देने के लिए। बट फोकस करिएगा बनाने का तरीका क्या है, बनाते समय मैं क्या फोकस कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ, उस चीज को ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी सब्जेक्ट को बना पाएंगे अगर आपने इन पॉइंट को समझ लिया। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप सबके लिए। अगर ये लेसन अच्छा लगे, इन चीजों के ऊपर आपको क्लैरिटी आए, मेक श्योर करिएगा इस लेसन को शेयर करिएगा और भी आर्ट लवर्स के साथ। इंडिया में 97-98% आर्टिस्ट इन बातों को समझते ही नहीं है और रैंडम चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। फोकस करोगे सही चीजों के ऊपर तो बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे और सही जगह पे पहुंच पाओगे टाइम रहते। तो शुरू करते हैं। सारा चीजें जो आपने आज तक सीखी आर्ट के बारे में छोड़ के इस पूरे सेशन को ध्यान से सुन के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करिएगा और इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। मैं बहुत सारे लेसन्स आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ जो फ्यूचर में मैं शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन। लोग कहते थे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या रखा है, शर्मा जी के लड़के को देखो, IIT वगैरह में जाओ। तो बचपन में ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करता था तो रिश्तेदार IIT की बात करते थे। आज IIT में आके पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो भी वीडियो रिश्तेदारों तक तो पहुँच ही जाएगी। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हमने अपने रेवेन्यू को 10,000 पर एनम को 2 करोड़ प्लस पर एनम के रेवेन्यू पे ग्रो किया। सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, कनेक्शन फील होता है। सो इंडिया में किसी आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनलिज्म, अर्निंग, इन सारे पॉइंट्स को लेकर उनको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। इन लेसन्स के माध्यम से मैं अपनी 9 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, इस विजन के साथ कि ये लेसन्स जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत हेल्प करे ग्रो करने में। वो आर्ट स्किल्स की बात हो या प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस एजुकेशन पे काम करने की बात हो। एंड इस विजन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तो यहाँ मैंने स्टिल लाइफ लिया है और उसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। स्टिल लाइफ हमने क्यों लिया है, क्योंकि स्टिल लाइफ एक बेसिक आइडिया हमें देता है, जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं कि हम लाइंस खींचेंगे, एंगल्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टिल लाइफ फोटो में ले रहा हूँ। नॉर्मली स्टिल लाइफ हम रियल लाइफ में लेते हैं, यहाँ पे मैं फोटो में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, रियल लाइफ से मैंने और भी डेमोन्स्ट्रेशन बनाए हैं, हमारे चैनल पे डाला भी है, रियल लाइफ से ड्रॉ करते वो सब मैंने शेयर किया, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फोटो पे ले रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जो हम रियल लाइफ पे यूज करते हैं या फोटो पे यूज करते हैं वो बेसिक फंडे सेम है।
अगर वो फंडे अगर आप समझ जाते हो तो आप रेफरेंस से, जो आप नॉर्मली सभी आर्टिस्ट आज के डेट में रेफरेंस फोटो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ से भी वही चीजें लागू होती हैं, ये आप समझ पाओगे। रियल लाइफ से ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रियल लाइफ से चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फोटो से पहले चीजों को समझ जाओ, उसके बाद उन्हीं चीज़ों को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना जब भी आप ड्रॉ कर रहे होंगे। एक चीज़ और, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ये पूछते हैं कि हम अपने पेपर को कैसे रखें, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पे वर्टिकल रखा हुआ है। और वर्टिकल रखने का एक रीज़न ये होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को डायरेक्टली जब हम बनाते हैं तो हम प्रोपोर्शंस के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहा हूँ और उस सब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ और ऐसे बना रहा हूँ, तो वर्टिकल पोजीशन में प्रोपोर्शंस को चेक करने में आसानी होती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके आर्ट स्किल्स को इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब हम पेपर को सुला के रखते हैं तो पर्सपेक्टिव वाइज चीज़ें दूर चली जाती हैं। जैसे मैं अगर ऐसा रखा हूँ तो यहाँ की चीज़ें बड़ी दिखेंगी, यहाँ की चीज़ें छोटी दिखेंगी। एक तो ये भी प्रॉब्लम आती है, छोटे पेपर में भले ही वो प्रॉब्लम ना दिखे, बट बड़े साइज़ के पेपर पे वो प्रॉब्लम आती है। तो शुरू में अगर आपकी आदत वर्टिकल ऑब्जर्वेशन की रहेगी तो लॉन्ग टर्म में बड़े आर्टवर्क्स में वो चीज़ आपकी आदत बनी रहेगी। तो इसीलिए हम वो तरीका सीखते हैं जो लॉन्ग टर्म में काम आए, वो नहीं जो इसमें काम आए उसमें काम ना आए, किसी और में काम ना आए। एक तरीका सीखेंगे जो सही तरीका है और वही तरीका आपको हर तरीके के आर्टवर्क को बनाने में हेल्प कर सके। इसीलिए हम वर्टिकल पोजीशन को शुरू से ही उसकी आदत डालने के ऊपर काम करते हैं। अब जब मैं ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फोटो लिया है, ये चीज़ें रियल लाइफ में भी हो सकती हैं, जो भी है, फोटो हो या रियल लाइफ हो, तरीका सेम है। तो जब हम शुरू में लाइंस खींचेंगे, अब जो मैं पहली लाइन खींचूंगा, ओके, वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। इसको बोलते हैं स्टार्ट ओवर फिनिश रूल, कि स्टार्टिंग का स्टेज जो हम शुरू की लाइंस खींचेंगे वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं कि हमारा आर्टवर्क कैसा बनेगा। अगर ये सही नहीं है तो हम आगे चल के डिटेल्स करना चाहते हैं, अपने आर्टवर्क को कलर करना चाहते हैं, ऑयल कलर, एक्रिलिक कलर, वाटर कलर, जो भी कलर करना चाहते हैं, जब तक ये स्टेज सही नहीं है कोई भी कलर कोई फायदा नहीं है। अक्सर जितने भी आर्टिस्टों को ये लगता है कि हमारा कलर गलत हो रहा है, कि हमें तो ड्राइंग हमारी हो जाती है बट हमारा कलर गलत हो रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि कलर गलत नहीं हो रहा, गलती ड्राइंग के पार्ट में। अगर आप ड्राइंग समझ रहे हैं, आप फंडे समझ रहे हैं कि हाँ मैं ड्राइंग बना पा रहा हूँ, ड्राइंग बना पा रही हूँ, उसकी डार्कनेस लाइटनेस को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, अगर वो चीज़ सही समझ रहे हैं आप, तो कोई भी कलर आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ रहे हैं आप, तो कोई भी कलर आप कितनी भी प्रैक्टिस करें, आपका आर्टवर्क अच्छा नहीं बन पाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि पेपर मेरा छोटे साइज़ का है और सामने जो रेफरेंस लिया हूँ वो बड़े साइज़ का है, तो ये चीज़ें होंगी। और आपने भी देखा होगा कि कई बार हम लैंडस्केप बनाते हैं, सामने में पहाड़ है, नदी है, बिल्डिंग्स हैं, 10 चीज़ें हैं, एक्चुअल में बहुत बड़ी हैं, बट हम उसको छोटे पेपर पे बना रहे हैं। तो ये प्रपोर्शंस का खेल होता है यहाँ पे सारा। ये जितना दिख रहा है मुझे एग्जैक्ट उतना बड़ा मैं नहीं बना सकता, पहाड़ जितना बड़ा पेपर लेके मैं नहीं बैठ सकता, बट हमें प्रपोर्शन चेक करना होता है कि पहाड़ की तुलना में इंसान कितना बड़ा दिख रहा है, उसकी तुलना में जो बिल्डिंग है साइड में वो कितनी बड़ी दिख रही है। तो वो कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन के हिसाब से हम प्रपोर्शन सही करते हैं। तो प्रपोर्शन अपने आप में कभी चेक नहीं होता, प्रपोर्शन हमेशा कंपैरिजन में चेक होता है। तो अगर जो मैं पहली लाइन खींचूंगा वो लाइन के हिसाब से बाकी लाइंस को मैं एडजस्ट करूंगा, तो ये एक तरीका है प्रपोर्शंस को सही रखने का, कि आप जब पहली लाइन खींचो उस लाइन के हिसाब से बाकी लाइंस को आप कंपेयर करके चेक करो, तब जाके ओवरऑल आपका प्रपोर्शन सही आएगा। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस को देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि पहले कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग यहीं अटकते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। यहाँ तो चलो एक सिंपल स्टिल लाइफ है, हो सकता है यहाँ पे पोर्ट्रेट होता, यहाँ पे फिगर ड्राइंग होता, या फिर कई लोगों के चेहरे होते, एक चेहरा नहीं मल्टीपल फेसेस होते, या मल्टीपल फिगर ड्राइंग्स होती। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा सब्जेक्ट उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि शुरू कहाँ से करें। फ्री हैंड बना रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, या रेफरेंस से बना रहे हैं, या रियल लाइफ से बना रहे हैं, तो शुरू कहाँ से करें। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है कि इस पूरे सीन में, इस पूरे सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा इजी लग रही है, जिसके वजह से बाकी चीज़ को कंपेयर करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। हो सकता है कोई यहाँ पे जग से शुरू करे, हो सकता है कोई पीछे के बास्केट से शुरू करे, हो सकता है कोई नीचे प्लेट रखा है उससे आइडिया ले, क्योंकि जो जिससे भी आप शुरू करोगे उसके हिसाब से बाकी चीज़ें एडजस्ट होंगी। अगर मैं जग इतना बड़ा बना देता हूँ तो जग के कंपेरिजन में जो बास्केट है वो बहुत बड़ा है, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ बास्केट मैक्सिमम एरिया यहाँ पे बास्केट का है, तो बास्केट को हम पहले सेट करते हैं, उसके हिसाब से बाकी चीज़ों को छोटा कर देंगे, क्योंकि वो चीज़ सेट हो गई है, बास्केट अपनी जगह पे आ गया, तो बाकी चीज़ों को छोटा छोटा करके एडजस्ट कर देंगे। ये वाला एक थॉट अगर आपका क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो वो सही जगह पे आएगा।
और ये चीज़ें क्योंकि शुरुआत में, अभी देखो अब मैंने ड्राइंग शुरू नहीं करी है, बस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो सारा दिमाग यहीं शुरू में लगता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ड्राइंग का पार्ट फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग यहीं पे लगती है। अगर ये चीज़ सही हो रही है तो आगे की चीज़ें तो आसान है, कलर करना, डिटेल करना बहुत ईजी चीज़ें हैं वो। यहाँ पे आपका अगर दिमाग सही जा रहा है, चीज़ों को आप समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है। कल के डेट में आप कुछ और रेफरेंस लेंगे, कुछ अपने मन से बनाएंगे, कुछ नया कॉम्पोजिशन डिसाइड करेंगे, तब हर जगह पे यही जो थॉट अभी हमारे दिमाग में चल रहा है राइट नाउ, इसको जो मैं सोच रहा हूँ, यही थॉट हर जगह चल रहा होता है। ये चीज़ें सही हैं तो आगे सब कुछ सही होगा, ये चीज़ें गलत हैं तो आगे हर चीज़ गलत होगी। यहाँ पे मैंने पहली लाइन खींची, ये बास्केट के लेंथ के हिसाब से। बास्केट इतना बड़ा है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, ये कितने इंच का है, क्योंकि हम चेक नहीं करते इंची टेप लेके कि कितना बड़ा है। पहाड़ होगा तो हम पहाड़ को नापने नहीं जाएंगे, हम रफली एक आइडिया लगाते हैं कि एक लाइन खींचते हैं अपने मन से। ये लाइन को मैं इतना बड़ा भी ले सकता था, ये लाइन को मैं इतना बड़ा भी ले सकता था, ये लाइन को मैं इतना छोटा सा भी ले सकता था। मेरे मन के हिसाब से मैंने ये लाइन खींची है। इसको बोलते हैं गैस करना, क्योंकि गैस एंड चेक रूल होता है आर्ट में। हमारे पास कोई परफेक्ट तरीका नहीं है मेजरमेंट का, हम बस गैस कर रहे होते हैं कि हाँ ये लाइन हम रफली अपने पेपर के हिसाब से, पेपर होता बड़ा अगर होता तो ये लाइन को हम बड़ा लेते, लेकिन इस पेपर के हिसाब से ये लाइन को हमने रफली इतना बड़ा लिया है। अब कोई पर्सन थोड़ा बड़ा ले लेगा, कोई छोटा ले लेगा, उसमें कोई गलती नहीं है, वो हम रफ अपने अपने हिसाब से एक आइडिया लगाते हैं। अब ये लाइन जब हो गई, ये लाइन जब हमने खींच लिया, बास्केट का लाइन जब हमने खींच लिया, उसके बाद आगे हमें कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है वो सारा चीज़ इसी लाइन के हिसाब से चलता चला जाएगा। अब आप देखो कि कैसे प्लेसमेंट्स होती हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं प्लेसमेंट्स कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो कपड़ा है वो यहाँ तक चालू होगा क्या, जो जग है वो यहाँ से शुरू होगा क्या, जग है वो यहाँ पे ख़त्म होगा क्या, ये सब मैं सोच रहा हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं बस मार्किंग लगा रहा हूँ। अभी आप मुझे ड्रॉ करते हुए नहीं देख रहे हैं प्रॉपर, अभी बस मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, ओके, कि यहाँ पे आएगा तो कैसा लगेगा। क्या होता है ना, जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, अभी जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि जग अगर बन चुका होता तो क्या इतना बड़ा सही लगता, क्या कपड़ा अगर यहाँ से शुरू है यहाँ तक आएगा तो सही लगेगा क्या। ये मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ इसको देखते हुए, और इसलिए मैं पूरी ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, बस प्लेसमेंट कर रहा हूँ, हल्के हाथों से बस मार्किंग कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे क्या, इसको यहाँ से ले लेंगे क्या, इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे क्या। ये मार्किंग करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि चीज़ें कहाँ पे आएंगी तो कैसी लगेंगी। अगर हमें वो सही लगता है तब जाके हम चीज़ों को ऐड करेंगे। अगर हमें लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे होने की ज़रूरत है तो हम अभी से मिटा के ठीक कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है, ये जो तरीका है आर्टवर्क बनाने का, अभी जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये प्रोसेस मैटर करता है। कोई पर्सन ग्रिड से बना रहा है, कोई पर्सन डायरेक्टली कर्व बना रहा है, कोई पर्सन एक एक चीज़ को डिटेल करते हुए बना रहा है। लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट ये जो तरीका है वो लर्निंग के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है। लर्निंग के हिसाब से करने का तो कोई कैसा भी कर सकता है, बट जब आप सीख रहे हो तो सीखने के लिए ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये आपको हर जगह लगेगा। ये रेफरेंस यहाँ पे मैं फोटो लूँ या रियल लाइफ से बनाऊँ, या सामने कोई इंसान बैठा हो, कोई जानवर आप बना रहे हो, कोई पेड़ है, बादल है, कोई लैंडस्केप है, डायरेक्ट लाइव आप बना रहे हैं, ये अप्रोच हर जगह लागू होता है। सेम सिस्टम फॉलो कर रहे हो आप आर्टवर्क को बनाने का, सेम चीज़ चल रही है कि हाँ एक लाइन लेंगे, उसके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करेंगे और प्लेसमेंट करेंगे। डायरेक्ट बनाते नहीं जाएंगे, प्लेसमेंट करेंगे और आराम से इस स्टेज को बहुत ही प्यार से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे, तो आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा धीरे धीरे उभर के निकलेगा, क्लियर निकलेगा, स्ट्रॉन्ग बनता हुआ निकलेगा। एकदम हल्के हाथों से ओवरहैंड ग्रिप के साथ मैं प्लेसमेंट्स कर रहा हूँ। आराम से पीछे जाओ, देखो चीज़ें कहाँ पे आएंगी, उसके बाद आप एक एक चीज़ ऐड करो, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है, ओके। अब ये प्लेसमेंट करते समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसे प्रपोर्शंस चेक कर रहा हूँ। एक समान होता, सिर्फ एक जग होता तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जग भी है, बास्केट भी है, कपड़े भी हैं, छोटा सा पॉट भी है, उस पॉट के ऊपर एक अंडा रखा हुआ है, एक खरगोश है, 10 चीज़ें हैं। ऐसे ही इंसान का चेहरा हो सकता था, फिगर ड्राइंग हो सकती थी, तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे दिमाग में क्या चल रहा होता है, यहाँ पे ये चल रहा है कि अगर मैंने ये बड़ी लाइन पहले ली है रफली, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो कपड़ा है वो कपड़ा इस पूरे बास्केट की लाइन के मिडिल, अगर मैं लेता हूँ, ये बास्केट है, इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। मैं ये सोच रहा हूँ क्या वो कपड़ा बास्केट के मिडिल में है, नहीं, मिडिल पॉइंट से थोड़ा आगे है। तो मैंने ये देखा कि चलो ये मेरा बास्केट है, इसका मिडिल पॉइंट लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, ओके।
इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये जग है, जग का हैंडल क्या थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो मैं वहाँ पे प्लेसमेंट हल्का सा मार्किंग कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, और जो मार्किंग भी मैं कर रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ। अभी मैं डिटेल इस तरीके से पेंसिल पकड़ के डिटेल नहीं बना रहा हूँ, आराम से मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि इस मार्किंग से हमें आइडिया मिल जाएगा कि चीज़ें अपनी जगह पे सही लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। अगर गलत लगेंगी तो तुरंत हम मिटा के ठीक कर पाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जग है, जग की जो लाइन है, अगर बास्केट इतना बड़ा है, बास्केट अगर इतना बड़ा है, मिडिल पॉइंट के आगे है कपड़ा, कपड़े से काफ़ी आगे है जग, तो मैं रफली इसको यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। ऐसे अलग अलग चीज़ें हम सोचते रहते हैं मार्किंग करते समय। ऐसा भी सोच सकते हैं कि जग 1/3 है पूरे बास्केट का, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, हम अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं। कुल मिला के मेन पॉइंट ये है कि हम हर लाइन को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, तब जाके हम एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन कर पाएंगे। और ये अप्रोच इसलिए भी ज़रूरी है, कल की डेट में आप ये रेफरेंस से ना बनाओ, आप अपना खुद का भी स्टिल लाइफ स्टडी करो, खुद की भी चीज़ें सेटअप करो, या खुद की कॉम्पोजिशन ट्राई करो, चीज़ों को अलग अलग जगह पे प्लेस करके अपनी कॉम्पोजिशन ट्राई करो। तो ये जो अप्रोच अगर आपका क्लियर रहेगा तो उस वक्त आप काम कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपकी आदत पड़ी हुई है बस मोबाइल को जूम करके या एक एक डिटेल को डायरेक्ट बनाने का, अगर आपका वैसे आदत पड़ी हुई है तो हो सकता है छोटे मोटे सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट्स आप बना ले रहे हो, बट जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, जहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आएंगे, जहाँ पे कॉम्पोजिशन खुद की आपको क्रिएट करनी होगी, उन जगहों पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे अब हमारा बास्केट ख़त्म हो रहा है, तो मैंने ये देखा कि बास्केट से थोड़ा आगे निकला हुआ है प्लेट, तो मैंने प्लेट के लिए यहाँ पे हल्की सी मार्किंग कर दी। इस मोमेंट में हमें चिंता नहीं करनी कि जग जग जैसा दिखे, प्लेट प्लेट जैसे दिखाई दे, ये सब चिंता नहीं करनी है। तो यही अप्रोच पोर्ट्रेट पे भी लागू होता है। ये चिंता नहीं करनी कि चेहरा मैच हो जाए, नाक नाक जैसा लगे, आँख आँख जैसा लगे। हमारा ये प्रॉब्लम होता है बिगनर का कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो हम तुरंत पहले स्टेज पे चाहते हैं कि वो चीज़ उसके जैसे दिखने लग जाए। नहीं, पहले सेट करो अपने माहौल को कि चीज़ें सही जगह पे हैं कि नहीं, सारे प्रपोर्शन सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो सेट होगा तब धीरे धीरे उसके ऊपर हम एडिशंस करेंगे। अगर आप बहुत हड़बड़ाहट में चाहोगे कि वो चीज़ मैच हो जाए तो प्रॉब्लम आती हैं। बहुत लंबे टाइम पे तो प्रोफेशनल लेवल पे तो आप वैसे भी नहीं ग्रो कर पाओगे, आर्ट स्किल्स भी इंप्रूव नहीं होंगी, और वो प्रॉब्लम बढ़ते चले जाएगी। जितना आपका सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतना आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। खाली सीखना ज़रूरी नहीं होता है, सही तरीके से सीखना ज़रूरी होता है। एक बच्चा है जो कड़ी मेहनत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ा है, और एक बच्चा है जिसको सब कुछ किया कराया मिल गया है। तो जो कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ा है उसको कल के डेट में चैलेंजेस आएंगे तो वो सहना जानता है, वो इंप्रूव कर लेगा, वो चैलेंज को फेस कर लेगा। बट जो बच्चा पैदा ही सुख सुविधाओं में हुआ है, कभी उसने प्रॉब्लम देखी नहीं है, उसको सब अपने आप मिल गया है, तो जब कल के डेट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो फेस नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। तो यही बात है कि जब हम प्रोसेस, हमारा अप्रोच सही होता है तो कल के डेट में क्रिटिकल चीज़ें आती हैं, कहीं पे आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कहीं पे किसी चीज़ को आप समझा रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको पता होता है कि क्या पॉइंट से कहाँ पे गलती हो रही है, किन चीज़ों को ठीक करना है। और वो चीज़ प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक बार आपने खुशी खुशी में एक चीज़ को डिटेल कर करके बना लिया, आपको मज़ा भी आ गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, आगे चल के प्रॉब्लम होगा ही होगा आपको। ड्राइंग करते समय ये जो तरीका है कि जब हम बनाते हैं तो बार बार पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। और ये पीछे जाना का मेन रीज़न ये होता है कि हम लोग एक बार में अपने पूरे आर्टवर्क को और रेफरेंस को दोनों को साथ में कंपेयर कर सकें। ये सिंपल सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये एक चीज़ करने से आपका प्रपोर्शंस, आपका जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत बेहतर हो सकता है। क्योंकि जब आप पीछे जाते हो और अपने रेफरेंस को अपने आर्टवर्क से कंपेयर करते हो तो एक बार में चीज़ें आपको दिख रही होती हैं। जनरली ये बोला जाता है कि उतना पीछे जाओ जितना आपको वो सीन एक बार में दिखे, आपको पूरा चेहरा मूव ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस इमेज में है, बट इसके जगह हम रियल लाइफ पे रखते हैं या कोई पर्सन बैठा होता, हर जगह पे बहुत ज़रूरी है कि हम पीछे जाएं और अपने आर्टवर्क को उससे कंपेयर करके चेक करें। उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि चीज़ें सही जगह पे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। शुरू में हमने प्लेसमेंट किया, उसके बाद चीज़ों को एक एक करके लाइंस धीरे धीरे और ऐड करी। अब आप देख रहे हो कि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। एकदम से हम ये जग नहीं ड्रॉ करेंगे, एकदम से हम ये कप नहीं ड्रॉ करेंगे। वैसे ही पोर्ट्रेट बनाएंगे तो एकदम से आँख नाक कुछ ड्रॉ करना शुरू नहीं करेंगे। हमारा अप्रोच जो है कि पहले प्लेसमेंट करें, पहले मार्किंग करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, ऐसा हमें लग रहा है, हमने रफ मार्किंग करी। अगर वो लग रहा है कि हाँ ठीक लग रहा है तो उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक लाइन ऐड करते जाएंगे। और स्पेशली जो बड़ी लाइन्स हैं हम वो ऐड करेंगे। जैसे ये बड़ी लाइन थी, ये एक बड़ी लाइन है, ये एक बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन्स ऐड करेंगे क्योंकि बड़ी लाइन्स के वजह से एक सही प्लेसमेंट मिल जाता है कि चीज़ें कहाँ पे आएंगी। उसके बाद जो छोटी छोटी लाइन्स हैं, जैसे यहाँ पे एक अंडा रखा हुआ है तो ये छोटी छोटी लाइन्स हैं, ये कपड़ा यहाँ से थोड़ा मुड़ा हुआ है तो ये छोटी छोटी लाइन्स उसके बाद ऐड करी जाती हैं।
और ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टवर्क को समझ के सही वे में ड्रॉ करने के लिए। कई सारे आर्टिस्ट जब लाइंस खींचते हैं तो वो मल्टीपल लाइंस खींचते जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है पेपर के ऊपर या कैनवस के ऊपर जहाँ भी वो ड्रॉ कर रहे हैं। इस अप्रोच में हमारी कोशिश रहती है कि हम लाइंस को मिटाते हुए क्लीन करते हुए जाएं। जब एक जगह पे 75 लाइन खींचा जाती है तो उसको मिटा के क्लीन कर दो। इससे क्या होगा, एक आपको पता रहेगा कि कौन सी लाइन सही वाली लाइन है, क्योंकि 75 लाइन खींची होगी, आपको लग रहा है दूर से कि ठीक लग रहा है, लेकिन कौन सी लाइन सही है वो समझ नहीं आता, तो क्लीन करते जाओ। दूसरा, मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे कि सही वे में आप स्टेप बाय स्टेप डिजाइन कर रहे हो, आप रैंडमली खिचड़ी नहीं बना रहे हो, आप समझते हुए चीजों को बना रहे हो। तो जब आप समझते हुए बनाओगे तो उस प्रोसेस को आप रेप्लिकेट कर पाते हो। इस सब्जेक्ट की जगह, ये स्टिल लाइफ की जगह कोई चेहरा होता, कोई लैंडस्केप होता, कोई फिगर ड्राइंग होती, तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेट करना आसान होता है। वरना क्या होता है, ये कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आप में से हुई भी होगी, किसी दिन ड्राइंग अच्छी बन जाती है, किसी दिन खराब बन जाती है, किसी दिन अपने आप कोई चीज अच्छी लग जाती है, बनाते बनाते फ्लो में अच्छा दिख जाता है वो। कभी कभी आप बहुत ट्राई कर रहे हो बट ड्राइंग एकदम ही गंदी बन रही है। तो ये जो स्टेबिलिटी नहीं आती है ना, वो इसका मेन रीजन ये होता है कि हमारा जो अप्रोच रहता है वो क्लीन नहीं रहता है। हम किसी दिन रैंडमली बना रहे होते हैं, एक तीर निशाने पे लग जाता है तो लगता है कि हाँ ड्राइंग अच्छा लग रहा है। तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए जरूरी है कि आप अपने अप्रोच को क्लीन रखो और सही अप्रोच से उस चीज को प्रैक्टिस करो। आर्टवर्क इंप्रूव करने का ये कॉन्सेप्ट याद रखो, आपकी आर्ट इंप्रूव करने की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। अभी जिस स्टेज पे हम लोग इस ड्राइंग को बनाए हुए हैं, आप ये स्टेज को देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बस लाइंस खींची हैं, एकदम रफ लाइंस, वो भी एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। कहीं पे भी कर्व नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइंस हैं, प्लेसमेंट्स हैं कि चीज़ें कितनी बड़ी हैं, कितनी जगह आएंगी। हम प्लेसमेंट्स देख रहे हैं, उसके प्रपोर्शंस देख रहे हैं कि ये बास्केट की तुलना में ये कप कितना बड़ा है, कप की तुलना में ये जग कितना बड़ा है। ये प्लेसमेंट्स देख रहे हैं और प्रपोर्शंस देख रहे हैं। ये वाला स्टेज अगर आपका हो गया, फिर आप थोड़ा थोड़ा डिटेल्स ऐड करोगे, फिर कलर करोगे या शेडिंग करोगे, पेंसिल से करोगे, चारकोल से करोगे, उसके बाद आता जाएगा। तो अगर आपको इंप्रूव करना है बहुत फास्ट, तो बार बार इसी स्टेज को रिपीट करो। यानी कि आपने एक सब्जेक्ट लिया, ये वाले स्टेज तक आप पहुंचे, उसके बाद इस आर्टवर्क को छोड़ दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिया, फिर से इसी लेवल पे पहुंचे, फिर छोड़ दिया, फिर अगला सब्जेक्ट लिया, पोर्ट्रेट ले लिया, चाहे लैंडस्केप ले लिया, कुछ भी, उसको बनाया, इसी स्टेज तक बनाया जहां पे आपने प्लेसमेंट करी, प्रपोर्शंस चेक करे, सारी चीज़ें करी, छोड़ दिया। डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, कलर पे, शेडिंग के उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, इतना करके छोड़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका आर्टवर्क का इंप्रूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, स्पीड होगा। क्योंकि ये जो स्टेज है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये स्टेज अगर सही है तो आगे का स्टेज सही होगा। इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है स्टार्ट ओवर फिनिश रूल, कि स्टार्टिंग का स्टेज मैटर करता है, फिनिशिंग के स्टेज से बहुत ज़्यादा। इस स्टेज पे आने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स दिखती रहेंगी कि हाँ ये जग को थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा क्या, ये थोड़ा सा ये लाइन ऊपर होगी क्या, ये थोड़ी सी लाइन नीचे होगी क्या, लेकिन चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी। ये जग को ऐसा नहीं कि बहुत इधर करना है या बहुत इधर करना है, ये बहुत बड़ा होना था बहुत छोटा हो गया, बहुत माइन्यूट चेंजेस होंगी जो हमें करनी होंगी। तो इसीलिए ये अप्रोच बहुत मैटर करता है कि आप प्रॉपर अप्रोच के साथ आर्टवर्क को लेके चलो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जब चेंजेस करने का टाइम आएगा तो बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप पहले से ही बहुत डिटेल्स में और एक एक कर्व्स में शुरू से जब हम फोकस करते हैं तो बाद में समझ में आता है कि अब इतनी बड़ी गलतियां दिख रही हैं कि उसको अब हम बदल नहीं सकते। इसलिए इस प्रोसेस के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। स्टिल लाइफ को ड्रॉ करना और पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना अलग नहीं है, सेम है। अगर आप स्टिल लाइफ बना ले रहे हैं तो आप पोर्ट्रेट भी बना लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये थॉट आता है कि स्टिल लाइफ तो हम बना लेते हैं बट पोर्ट्रेट में हमें गलती दिखती है। वो इसलिए क्योंकि स्टिल लाइफ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग करी है, ये ड्राइंग हमें लगता है कि सही बन गई तो हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमें खोजती रहनी ज़रूरी है कि हल्का सा ये कप का हैंडल शायद थोड़ा यहाँ कर्व ज़्यादा है, यहाँ से हल्का सा ये ऊपर जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर हम लोग स्टिल लाइफ में भी ऑब्जर्व करेंगे तो यही हमारी आदत पोर्ट्रेट के टाइम भी रहेगी और तब जाके स्टिल लाइफ और पोर्ट्रेट में कनेक्शन बन पाएगा। गलती ये होती है कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सही है, जबकि पोर्ट्रेट में थोड़ा भी आंख नाक ऊपर नीचे होता है तो गलती दिख रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी गलती की ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्ट्रेट भी इंप्रूव हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर मैं ये ड्रॉइंग कर रहा हूँ, ओके, मेरा फोकस है सारी शेप सही हो, प्रपोर्शन सही हो, एंगल सही हो, इन सब सवालों के बीच में ये कहाँ से आ जाता है कि पेपर कौन सा है, पेंसिल कौन सा है, कलर कौन सा है, ये स्टैंड कौन सा है। यही सारे सवाल आपको मेन मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फोकस करो मेन चीज के ऊपर, फर्क क्या पड़ता है कौन सा पेपर है, दीवार पे बना लो,
जमीन पे बना लो। फोकस सही जगह पे होना चाहिए कि आप बना रहे हो कोई चीज को, आप क्रिएट कर रहे हो, वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए कि एंगल सही है, प्रोपोर्शन सही है कि नहीं। इन चीजों पे अगर फोकस्ड रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आर्टवर्क बहुत स्पीड इंप्रूव होगा, जितने आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओगे इधर उधर के। जब ड्राइंग का स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग को लगता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहीं पे और फोकस करने की जरूरत है। जैसे ये खरगोश का ये हिस्सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे और जाएगा, तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ओके, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप ड्राइंग लेवल पे ही कर सकते हो। ये अगर सही आप समझ रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो इन छोटी छोटी चीज़ों को, तो कोई मतलब है कलर वलर करने का। वरना आप बस हज़ारों इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो उससे आर्टवर्क इंप्रूव नहीं होगा। असली खेल यहाँ ये जो स्किल्स हैं गलती खोज पाने की, ऑब्जर्व करने की, इसलिए आई ट्रेनिंग इतना मैटर करती है कि गलती खोज पाओगे, उससे समझ में आएगा आर्टवर्क इंप्रूव कितना होगा। इस बात से समझ नहीं आएगा कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन ले ली, अलग अलग 1000 कलर्स के बारे में आप जान गए, 1000 टेक्निक्स, उससे नहीं। फोकस करो कि आप क्या चीज़ें और ठीक कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो शेप है ये हल्का सा थोड़ा ऊपर आएगा, और ये जो ग्लास का ये जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा और ठीक होगा। तो ये सारा खेल ड्राइंग के लेवल पे आता है। थोड़ा सा एंगल मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा ऐसे होगा और ये हल्का सा यहाँ से टर्न होगा। एक और ज़रूरी सूचना, अगर आप में से कोई भी हमारा सपोर्ट चाहते हैं आपकी पूरी आर्ट की ट्रेनिंग के लिए, हम एक ऑनलाइन आर्ट की ट्रेनिंग रन करते हैं ड्राइंग मास्टरी नाम से। इस पूरी ट्रेनिंग में आर्टिस्ट अपनी प्रैक्टिकल आर्ट एजुकेशन पे तो काम करते ही हैं, इसके साथ अपने कॉन्सेप्चुअल, अपने थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे भी काम करते हैं, और उनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है हमारी कम्युनिटी का, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ पाते हैं। जो भी आप आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं आप उसको चेक करवा पाते हैं। हमारे आर्ट के मॉडिटर्स हैं जो डेली बेसिस पे आपके आर्ट को देखने के लिए, आपके आर्टवर्क्स को चेक करने के लिए अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हर महीने हमारा एक लाइव सेशन होता है ड्राइंग मास्टरी के मेंबर्स के लिए। इस पूरी 1 साल की ट्रेनिंग में आप कंप्लीट बिगिनर से लेके एडवांस से एडवांस लेवल के आर्ट स्किल्स को डेवलप कर पाने की लेवल पे पहुंचते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से कमीशन आर्टवर्क्स ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपनी खुद की ऑनलाइन स्कूल, अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो हाउस वाइफ थी, कंप्लीट बिगिनर लेवल पे आई थी, आज वो प्रोफेशनली काम कर रही हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो आर्ट कॉलेज में अलग अलग इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, जहाँ पे उनके कई लाखों की फीस लग रही थी, उसको वो ड्रॉप करके इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हैं, जहाँ पे वो उससे ज़्यादा डीपर लेवल पे चीज़ें सीख रहे हैं। जहाँ पे आर्ट के एजुकेशन के बाद आपको प्रोफेशनल गाइडेंस भी शेयर करी जाती है, जहाँ पे आप पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन, इन सारे टॉपिक्स पे भी काम कर पाते हैं। इस ट्रेनिंग की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट हम लेते हैं, अगर वो टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो इस ट्रेनिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल्सो इस ट्रेनिंग के अंदर हम 2 महीने की आर्टिस्टिक इंप्लीमेंटेशन गारंटी रन करते हैं, यानी कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं जो एकदम जीरो लेवल पे आर्ट सीख रहे हैं और उसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने का आपका गोल है, तो 2 महीने के अंदर आपकी अगर स्किल्स में डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आती है तो आप अपनी ट्रेनिंग की पूरी रिफंड भी हमारी टीम से ले सकते हैं। और ये चीज हमने इसलिए रखी है ताकि हर एक सीरियस आर्टिस्ट को हम सही राइट एजुकेशन दे सकें विदाउट एनी फियर, ताकि जेन्युइनली वो अपनी आर्ट की स्किल्स पे काम कर सके और प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो कर सके। सही डायरेक्शन में जाना है तो आर्ट की फील्ड में अभी इंडिया में ड्राइंग मास्टरी है। अभी जब मैं ड्राइंग मास्टरी मैंने उसको फॉलो किया, उसको जब फॉलो किया तब मुझे समझ में आया कि मेरे में कितना बदलाव आया है। अब मुझे लगता है कि वो तो खजाना मिला हमें। ट्रेनिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो मतलब कहीं नहीं बताया गया यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा। जो सर ने बताया ना कि ऐसे लूमीज कैसे होता है, ये कैसे होता है, पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं चाहता था इतनी बड़ी उम्र में सीख सकता था। वो अगर मैं ड्राइंग मास्टरी नहीं ज्वाइन करती तो ना ही मेरा स्किल इंप्रूव होता, और नहीं स्किल इंप्रूव होता तो नहीं इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती ना। गाइडेंस है उस कोर्स में भर भर के है, बस आपको सिर्फ इसको फॉलो करना। ड्राइंग मास्टरी 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 ड्राइंग मास्टरी